Hello dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I have some important MCQ relating to your cost accounting. Those students who are preparing for the examinations of BCom Part 2 at current and BBA students, also MBA students and other competitive examinations, if they are preparing, these MCQs having a great importance for them all. मेरा चैनल अकाउंट्स आचार्य है और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से देख सकें। देखिए बच्चों, आज हम आपको कॉस्ट अकाउंट के फंडामेंटल से कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। लेट अस प्रोसीड। आइए हमारे साथ देखें। गो डाउन रेंट, ऑल ऑफ द एक्सपेंसेज हैव बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में होते हैं। कभी हम फिक्स और वेरिएबल करते हैं, तो एक्सपेंसेज कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। लेकिन एज पर कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे कुछ एक्सपेंसेज फिक्स और वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो कुछ एक्सपेंसेज हमारे लेवल वाइज चलते हैं, पहले प्राइम कॉस्ट से, फिर वर्क्स कॉस्ट से, फिर ऑफिस कॉस्ट से और उसके बाद फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया गो डाउन रेंट कहाँ का पार्ट है। तो जब आप डिफरेंट कॉस्ट के अलग अलग आपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, एक जगह पर आपने मटेरियल डिपार्टमेंट बनाया, फिर लेबर डिपार्टमेंट बनाया, उसके बाद फिर फैक्ट्री का डिपार्टमेंट बनाया, फिर ऑफिस का डिपार्टमेंट बनाया, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का डिपार्टमेंट बनाया। तो जब हम मटेरियल के डिपार्टमेंट को कंप्लीट करते हैं तो इसे हम वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, और जब वेजेज के डिपार्टमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तो उसे डायरेक्ट वेजेज बोलते हैं। और जब मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। समझ गए? यानी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेज इंक्लूडेड सम टोटल विल बी prime cost. Thereafter works overhead, different expenses relating to your factory that is summed up and become a department of works overhead, departments of factory. तो फैक्ट्री के डिपार्टमेंट के सभी खर्चे वर्क्स ओवरहेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। फैक्ट्री का खर्चा हो गया। फिर ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, ऑफिस ऑन कॉस्ट कहते हैं या ऑफिस ओवरहेड कहते हैं। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड को ऐड कर दिए, टोटल ऑफ वर्क्स ओवरहेड, देन वी गेट वर्क्स कॉस्ट। यानी वर्क्स कॉस्ट मीन्स अप टू द फैक्ट्री व्हाट इज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अप टू द फैक्ट्री टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क्स कॉस्ट। फिर ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के जो भी वेरियस टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हैं दैट आर रिलेटेड टू योर ऑफिस। तो दिस डिपार्टमेंट के जो भी पूरे खर्चे हो गए वो क्या हुआ? ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस ऑन कॉस्ट। जब हम वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ऑन कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, या ऑफिस कॉस्ट भी इसे आप बोल सकते हैं। और यहाँ के बाद अगर कोई भी खर्चे नहीं दिए हैं आगे तो यही आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। यानी ऑफिस कॉस्ट is a sum total of prime cost, works overhead, factory cost and office overhead, office cost, right? तो ऑफिस कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि टोटल खर्चे ऑफिस तक के, राइट? ऑफिस तक के पूरे खर्चे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। Selling and distribution just after production. Now we spend something on my selling and distribution. So this is selling and distribution department.
तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को जब हम ऑफिस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। और टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स में इफ़ देयर इज एनी प्रॉफिट तो दैट इज एडेड, या टोटल सेल्स दिया हो तो सेल्स से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, हमारे पास कॉस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगी। क्या आएगी? कॉस्ट अकाउंट की प्रॉफिट आ जाएगी, राइट। तो अब आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब आप देखें गोडाउन रेंट। तो गोडाउन की ज़रूरत कब पड़ती है आपको? जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन करने के बाद आपकी ज़रूरत होती है गोडाउन की। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गोडाउन का एक्सपेंडिचर्स जो है वो कहाँ जाना चाहिए? आपके सेलिंग ओवरहेड में, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट में जाना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों को एक ही ओवरहेड बनाया गया है, यानी आपका आंसर होना चाहिए सेलिंग ओवरहेड, जो सबसे पहले दिया हुआ है, आप इसी को रख लें, ठीक। सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट देखें टोटल डायरेक्ट ओवरहेड मीन्स डायरेक्ट ओवरहेड। अभी जैसे आपको हमने बताया कि कुछ खर्चे डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच आर रिलेटेड टू योर मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर के जो भी एक्सपेंसेज होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, बाकी सभी एक्सपेंसेज जो भी होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए एंड बी, यानी मटेरियल भी है एंड लेबर भी है। नेक्स्ट है टेंडर प्राइस मीन्स। टेंडर प्राइस का मतलब क्या होता है? देखें, टेंडर क्या है? एस्टिमेशन ऑफ सेल्स है। टेंडर इज वन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ सेल्स out of which we get something important information relating to my sales is given to other party। क्या होता है? जैसे हम मोबाइल बनाते हैं, ठीक, मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास ऑर्डर आ गया कि हमें 1000 मोबाइल बनाना है, ठीक। तो मैं जब एक यूनिट की कॉस्ट निकाल करके रख पाऊंगा तब मैं 1000 यूनिट्स का ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। कितने रुपए पर? तो 1000 को कितने सेलिंग प्राइस पर हम उस पर्टिकुलर पर्सन से डिमांड कर पाएंगे, यानी व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 मोबाइल फ़ोन। तो कैलकुलेशन ऑफ दिस सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ माय कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस क्या है? एस्टिमेशन ऑफ सेल्स है। टेंडर प्राइस इज वन ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ सेल्स। तो आई एम गोइंग टू एस्टिमेट द सेल्स फॉर डिमांडेड यूनिट्स जितना भी हमें डिमांड किया गया है यूनिट्स का, और हमें कितने में सप्लाई कर देना है, राइट। तो हम कितने में सप्लाई कर पाएंगे ये पहले से ही मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, जिसे हम एस्टिमेशन ऑफ सेल्स कहते हैं या टेंडर स्टेटमेंट कहते हैं, टेंडर प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट देखें फिक्स एक्सपेंसेज आर। अभी आपको हम बताएं कि एक्सपेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इन नॉर्मली 2 ग्रुप्स, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच नेवर चेंज ऑन चेंज ऑफ आउटपुट। आउटपुट के बदलने पर अगर फिक्स कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कभी भी बदलते ही नहीं हैं, ठीक। जैसे रूम का रेंट है, तो रूम का रेंट है तो दैट वुड ऑलवेज बी फिक्स। वो क्या होगा? फिक्स होगा। चाहे हम एक स्टूडेंट पढ़ाएं तब भी हमें उतना ही किराया देना पड़ेगा, चाहे हम 10 स्टूडेंट पढ़ाएं तब भी हमें उतना किराया देना पड़ेगा, चाहे हम पूरे हॉल में 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तब भी हमें किराया इतना ही देना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज हैं जो कभी भी आउटपुट के बदलने पर नहीं बदलते, राइट। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेज पूछ रहा है क्या है? मटेरियल है। अब देखिए मटेरियल जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज करेंगे तो मटेरियल भी बदल जाएगा, यानी मटेरियल क्या है? द मोस्ट वेरिएबल
क्या है, द मोस्ट वेरिएबल, सबसे ज़्यादा वेरिएबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट देखें लेबर। लेबर सेकेंड वेरिएबल है, क्या है, सेकेंड वेरिएबल है। ऐसा क्यों, देखिए जैसे एक लेबर 1 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है तो 2 घंटे में वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा, 20 घंटे में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो क्या होगा, अगर हमें 20 यूनिट प्रिपेयर करना है, 20 यूनिट का मैन्युफैक्चर करना है तो मैं 10 लेबर लगा दूंगा, ठीक। 2 घंटे में हमारे पास 20 यूनिट बन करके तैयार हो जाएगी। वेरिएबिलिटी जो लेबर की होती है वो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन मटेरियल की वेरिएबिलिटी बिल्कुल नहीं बदल सकती। इसीलिए कहा जाता है कि मटेरियल इज द मोस्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस ओवरहेड एंड द सेकेंड वेरिएबल ओवरहेड इज वेजेज, यानी लेबर। और रेंट क्या है, रेंट फिक्स्ड हो गया, ठीक, फिक्स हो गया। उस फैक्ट्री का रेंट तो वही पड़ेगा, चाहे आप 1 लेबर लगा करके काम करवाइए, चाहे 2 लेबर लगा कर काम कराएं, राइट। तो आपको लेबर वो रेंट हमेशा ही फिक्स होगा। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न कोई खर्चा नहीं होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेज आपसे पूछ रहा था कि क्या होगा, तो फिक्स एक्सपेंसेज आपका आंसर सी होना चाहिए। ये फिक्स है और ये कभी भी बदलेगा नहीं। नेक्स्ट देखें बच्चों, वेरिएबल ओवरहेड आर। वेरिएबल ओवरहेड अभी आपको हमने समझाया कि वेरिएबल ओवरहेड वो होते हैं जो आउटपुट के बदलने पर बदल जाते हैं। तो मटेरियल है, मटेरियल वेरिएबल है, लेबर भी वेरिएबल है, एंड चार्जेबल एक्सपेंसेज इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये भी वेरिएबल है, ये मटेरियल के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो इसलिए ये भी चार्जेबल एक्सपेंस भी वेरिएबल ओवरहेड होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑल ऑफ द एक्सपेंसेज गिवन इन ए, बी एंड सी इज टोटली वेरिएबल। नेक्स्ट देखें, विच कॉस्ट अराइज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बेटा ये अभी के टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपके सामने MCQ है तो हम आपको बता देते हैं। देखें, विच कॉस्ट अराइज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद होती है उस समय पर कौन सा ऐसा खर्चा होता है जो उस समय पर लगता है, ठीक। तो देखें, ब्रेक इवन कॉस्ट वो होती है जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स। जब टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो उसे हम ब्रेक इवन कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एंड थर्ड इज बाइंडिंग अप कॉस्ट। बाइंडिंग अप कॉस्ट का मतलब, बाइंड अप का मतलब बांध देना, यानी बोरी बिस्तर बन गया। तो बोरी बिस्तर बन गया यानी कंपनी बंद हो गई, कंपनी के बंद होने पर यह खर्चा होगा। ऑप्शन आपका सी है। एंड संक कास्ट वो खर्चा है जो डूब गया, अब वो रियलाइज नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड। प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रयोग कहाँ होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखें, प्रोसेस कॉस्टिंग की जो थ्योरी है वो क्या है, व्हेन एनी प्रोडक्शन कंसिस्टेड विद 1 or 2 और मोर प्रोसेस। जब कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं और वो 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट बन पाता है तो इसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है, देखें, ऑयल रिफाइनिंग। सबसे पहले सरसों लीजिए, सरसों से आपने तेल निकाला तो क्या आएगा, क्रूड ऑयल आएगा, गंदा तेल आएगा। फिर उसके बाद उसे आप रिफाइंड करेंगे, रिफाइंड ऑयल आएगा। फिर उसके बाद उसे फिनिश्ड करेंगे तब फिनिश्ड ऑयल या सेलेबल ऑयल आएगा, ठीक। तो ऑयल रिफाइनिंग एक ऐसा है जो प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है ब्रिक मेकिंग। आपने सिंगल आउटपुट चैप्टर पढ़ा होगा, कॉस्ट शीट पढ़ा होगा, ब्रिक मेकिंग वहाँ पर आता है। मशीन कॉस्टिंग मशीनर रेट में होगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपके जो ऐसे सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, वहाँ पर आपके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनिंग, यानी आंसर ए। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड।
बेटा कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड, कॉस्ट को कितनी पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। कोई कहता है सिंगल वे में, डबल वे में, ट्रिपल वे में। ठीक, देखो कॉस्ट तो ऐसी है जो कितनी भी हो सकती है, कितना भी हो सकता है। नॉर्मल कॉस्ट भी होता है, एबनॉर्मल कॉस्ट भी होता है, और संक कॉस्ट भी होता है, अभी आपने पढ़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो इनको वेज में नहीं बांटा जा सकता, यानी इट में भी मेनी वेज। ये कई टाइप में हो सकते हैं जिनको हम क्लासीफाई ही नहीं कर सकते हैं। हर जगह पर कुछ ना कुछ कॉस्ट लग ही जाता है। घर में खाना बनता है बेटा, उसका भी कॉस्ट है। मम्मी खड़ी होती हैं खाना बनाने के लिए, तो उनका भी कॉस्ट है उतने घंटे का, राइट। और जो भी हमारे मटेरियल लगते हैं उनका तो कॉस्ट है ही। समय का भी कॉस्ट है अपना, इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट है, उस समय गैस का भी कॉस्ट है। तो कॉस्ट बहुत सारे हो सकते हैं जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इसलिए कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स, देखें कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। दिया हुआ है टैक्स कंप्लायंसेज, टैक्स कंप्लायंस होगा, या कॉस्ट की ऑडिट होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी। देखें, और डी है कॉस्ट एसर्टेनमेंट होगा। देखिए कॉस्ट जो कंप्राइज होता है वो हम टोटलिटी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। हमारा जो अटेंशन है वो टोटल की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। ठीक, तो जब टोटल की तरफ आकर्षित करता है, हमेशा जब कभी भी हम जाएंगे तो आप ये पूछेंगे व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, कितना कॉस्ट होगा। यानी आपने कभी ये नहीं पूछा कि कितने यूनिट्स का मटेरियल होगा, कितने का लेबर होगा, कितने का फैक्ट्री ओवरहेड होगा, कितने का ऑफिस ओवरहेड। आपने सीधे सीधे क्या पूछा, क्या कॉस्ट होगा। इट मीन्स कि कॉस्ट कंसेप्ट ऑलवेज सिग्निफाइज द एसर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या होगा, एसर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की तरफ या कॉस्ट की एसर्टेनमेंट की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। आंसर आपका डी होगा, यानी कॉस्ट कंसेप्ट इज कंप्राइजेज विद कॉस्ट एसर्टेनमेंट, राइट। नेक्स्ट देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेज इंक्लूड। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में बेटा हमेशा याद रखो, जब कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस की बात आए तो तुरंत दो चीज़ याद रखिए, एक मटेरियल होता है और एक लेबर होता है। मटेरियल में आपकी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, चार्जेबल एक्सपेंसेज, और मटेरियल की अगर कोई लॉसेज वगैरह हो तो भी हो जाता है, तो भी आपके मटेरियल के अंदर आता है। मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेज हुआ हो तो भी मटेरियल के अंदर आता है। ठीक, आपने मटेरियल पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया है या मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग पर खर्चा किया है तो भी आपके मटेरियल, यानी दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेज मटेरियल। एंड सेकेंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेबर। बस, तो मटेरियल और लेबर दो ऐसे खर्चे हैं जो हमेशा डायरेक्ट होते हैं, बाकी सब इनडायरेक्ट होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आपका ऑप्शन आ रहा है सी। सी ऑप्शन है जो मटेरियल है, और इसके अलावा अगर कहीं भी लेबर दिया होता तो आप लेबर भी रख लेते। ये दोनों डायरेक्ट हैं, बाकी सभी इनडायरेक्ट होते हैं। अब देखें विच कॉस्ट कांट बी रिकवर्ड, कौन सी ऐसे खर्चे हैं जिनको आप रिकवर नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल कि जो भी खर्चा मैं कहीं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ दैट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम माई रेवेन्यू, उसको मैं रेवेन्यू से रिकवर कर लूँगा। ठीक, जब हमारी रेवेन्यू आएगी तो उससे हम रिकवर कर लेंगे। तो देखें विच कॉस्ट कांट बी रिकवर, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम रिकवर कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को भी रिकवर कर लेते हैं, और मैनेजमेंट कॉस्ट को भी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डूब गई, अब वो रिकवर नहीं होगी, राइट। तो दैट इज सेड टू बी अनरिकवरेबल कॉस्ट। इसको हम अनरिकवरेबल कॉस्ट भी कहते हैं और संक कॉस्ट भी कहते हैं, यानी डूबी हुई कॉस्ट। तो आपका आंसर होना चाहिए सी, 11 का सी। देखिए रेवेन्यू कांट बी जनरेटेड विदाउट,
हमेशा याद रखिए, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस है, जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न है। विदाउट हैविंग रिस्क नो एनी रिटर्न, विदाउट हैविंग एक्सपेंसेस नो एनी प्रॉफिट, ठीक, विदाउट एनी लॉस नो एनी रेवेन्यू। तो हमें हर जगह पर मीठा मीठा नहीं मिलेगा कि सब जगह पर हमें रसमलाई मिल रही है और मैं खाता रहूँ। जी हाँ, अगर आपको रिटर्न लेना है तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिट लेनी है तो आपको लॉस भी हो सकती है। कह रहा है क्वेश्चन में कि रेवेन्यू कांट बी जनरेटेड विदाउट क्या, खर्चे नहीं होंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा, खर्चे नहीं होंगे तो इनकम नहीं आएगी, खर्चे नहीं होंगे तो सेल्स नहीं होगी। ठीक, तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यानी सी एक्सपेंसेज। तो रेवेन्यू के लिए एक्सपेंसेज होना कंपलसरी है। विदाउट हैविंग एक्सपेंसेज नो एनी रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड। तो देयरफॉर इट इज आंसर नंबर सी, आंसर सी, ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखें, द स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी, द स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी और एरिया, एक्टिविटी और एरिया, द स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड इज। देखो, स्मॉलेस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी वो जगह की बात कर रहा है जहाँ पर कि आप अपनी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, कॉस्ट को एराइज करते हैं, कॉस्ट जहाँ पर एराइज होती है। तो वो कौन सी जगह है, वो जगह है कॉस्ट सेंटर की। ठीक, कॉस्ट सेंटर यानी वो प्लेस जहाँ पर आपकी कॉस्ट एराइज होती है। तो ये होगा फैक्ट्री का प्लेस, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए, सर्विस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। सर्विस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज होगी? प्रोडक्शन यूनिट में? जी नहीं, प्रोडक्शन में सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर्विस यूनिट में सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। होटल में, होटल्स जो भी हैं वहाँ पर सर्विस होती है, लेकिन हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग सर्विस यूनिट में होगी। कहाँ पर होगी? सर्विस यूनिट में होगी। और आपका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स। बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट को सबसे पहले समझ लीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं आज अगर मुझे अपना घर बनवाना है, ठीक, इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट माई हाउस, घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी एस्टीमेट करेंगे कि इसमें 10,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, 20,000 रुपीज़ अदर मटेरियल होगा, टोटल हो गया 30,000, एंड देयर आफ्टर 10,000 लेबर होगा, टोटल हो गया 40,000, राइट। तो 40,000 का खर्चा हो सकता है। ये क्या था? एस्टिमेशन। दिस इज स्टैंडर्ड। ये क्या हुआ? व्हाट एवर आई एस्टिमेट फॉर माई हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड, दैट इज स्टैंडर्ड। यही स्टैंडर्ड हो गया। तो हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी से सलाह लेते हैं। उन लोगों ने घर बनवाया होता है तो वो हमें फ्री की सलाह दे जाते हैं कि भैया इतना स्क्वायर फीट पर इतना लगता है खर्चा। ठीक, हमने किसी कंट्रैक्टर से बात किया तो उसने भी बताया पर स्क्वायर फीट इतना खर्चा लगेगा। जो मटेरियल वाले हैं वो लोग भी बताए पर स्क्वायर फीट इतना खर्चा। तो दैट इज स्टैंडर्ड। क्या हो गया? स्टैंडर्ड, यानी व्हाट एवर एस्टिमेशन। लेकिन जब आप घर बनवाना शुरू करते हैं, एक्चुअल में उस वर्क को प्रोसीड करते हैं, उस समय पर जो खर्चा लगता है उसे हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। ठीक, यानी प्री एस्टिमेशन क्या हो गया? हमारा स्टैंडर्ड। और जब हम एक्चुअल में वर्क करते हैं तो वो हमारा हो जाता है एस्टिमेट, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस। प्री एस्टिमेटेड और प्री डिटरमिन्ड या एस्टिमेटेड को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच कॉस्ट इज फॉर प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट के प्लानिंग फंक्शन के लिए कौन से खर्चे लगते हैं। तो बच्चों आंसर याद करने से अच्छा है अपने ऑप्शन पर आ जाओ। अपने ऑप्शन पर आ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा खर्चा कहाँ पर लगता है, और जो खर्चा वहाँ नहीं लग रहा है इसका मतलब कि वही इसका आंसर हो सकता है। आइए लेट अस प्रोसीड। देखें, सबसे पहले ऑप्शन आपका डी देखते हैं। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको हमने बढ़ाया ऊपर, अभी बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एस्टिमेटेड और प्री डिटरमिन्ड है, तो इसे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है ही नहीं। फिर बजटेड कॉस्ट। अब बजट आप देखिए क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर के प्लान को हम इस साल प्रिपेयर कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये कुछ आंसर मिल सकता है। अब रुक जाइए थोड़ा सा और। प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट व्हाट एवर प्रोडक्ट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ वर्किंग करता है उसकी क्या खर्चे हैं, वो मैनेजमेंट कॉस्ट है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी, क्योंकि सी ही ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर की प्लान कर रहा है, ठीक, नेक्स्ट ईयर की प्लान कर रहा है। तो दैट क्वेश्चन नंबर आपका 17, ऑटोमोबाइल कॉस्टिंग इज। ऑटोमोबाइल कौन सी कॉस्टिंग है, वैसे तो ऑटोमोबाइल जो है कंपोजिट कॉस्टिंग के अंदर आता है। कंपोजिट कॉस्टिंग ही मल्टीपल कॉस्टिंग भी होती है। तो अब आप अपना ऑप्शन देखें। मशीन रेट, मशीन की कॉस्टिंग हो गई, मशीन के एक्सपेंसेस की कॉस्टिंग हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि जो भी आपके ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने में जो खर्चे लगे वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगी। मल्टीपल कॉस्टिंग ऐसी है जो ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और रन अप करने तक के जो खर्चे होते हैं वो मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं या कंपोजिट कॉस्टिंग का पार्ट होता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर है 18, विच अकाउंटिंग इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। देखें, आप अपने ऑप्शन पर आओ। सबसे पहले मैं आपके ऑप्शन पर पहुंचता हूं। देखें, सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर डिसीजन मेकिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू योर प्लानिंग, रिलेटिंग टू द बिजनेस फोरकास्टिंग एसेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने टूल्स फोरकास्टिंग पर देता है, बजट कैलकुलेट करने में देते हैं, और वेरियस अदर डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, कंपनी एसेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अकाउंटिंग एंड दिस इज बेस ऑल्सो। यही बेस भी होता है। सभी अकाउंटिंग लगभग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर ही डिपेंड है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कंपनी के अकाउंट्स है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट इज। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट है, या सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट है। देखें, एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको मैंने बताया अभी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल जोड़ लीजिए तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। जब सेल्स से केवल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया तो टोटल कॉस्ट आपकी माइनस हो गई, यानी प्रॉफिट हो गया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉफिट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉफिट। देयरफॉर द आंसर डी
विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, तीनों कैलकुलेट करेंगे, चाहे कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट कीजिए तब भी प्रॉफिट होगी, सेल से फिक्स और वेरिएबल दोनों माइनस कर दो तब भी प्रॉफिट होगी, या सेल से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तब भी प्रॉफिट ही होगी। नेक्स्ट देखिए ब्रेक इवन कॉस्ट। ब्रेक इवन कॉस्ट क्या होती है? अभी पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस में ब्रेक इवन कॉस्ट आपको पढ़ाया भी है। ब्रेक इवन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इज सम ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, जहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल टू द सेल्स, यानी टोटल कॉस्ट जब सेल्स के बराबर हो जाए तो उसे हम ब्रेक इवन कॉस्ट कहते हैं। ब्रेक इवन कॉस्ट वो है जब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0, या आप ये समझ लीजिए वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस अराइज दैट इज ब्रेक इवन कॉस्ट। तो ब्रेक इवन कॉस्ट क्या है? सेल्स के बराबर ही टोटल कॉस्ट होगी। अब देखें ऑप्शन दिया फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? टोटल कॉस्ट हो गई। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर होगी तो प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन के बराबर ही फिक्स कॉस्ट हो, ये ज़्यादा कंप्लीट आंसर दे रहा है, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन हो गई, और उसी कंट्रीब्यूशन के बराबर ही फिक्स कॉस्ट भी हो तो प्रॉफिट का कोई हिस्सा बचा ही नहीं। फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, फिक्स कॉस्ट से अगर लॉस को माइनस कर दिया गया, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दो तो कंट्रीब्यूशन आती है, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट से अगर लॉस को माइनस कर दिया तो भी आपकी कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, वैसे तो हमें सभी आंसर आपके बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन इक्वल टू लगाना भूल गए। अगर यहाँ पर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स लिख दिया जाए तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 0 लिख दिया जाए तो आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन के बराबर ही फिक्स कॉस्ट है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू आ गया कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बराबर ही फिक्स कॉस्ट है तो फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस की बात है। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन के बराबर फिक्स कॉस्ट ये भी अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो भी हम आंसर ले लेते, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। अब यहाँ पर आपके चार के चारों आंसर लगभग सही हैं, लेकिन अब आपको कौन सा करेक्ट आंसर देना है, कौन सा करेक्ट आंसर देना है, तो आप ध्यान रखें सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन बी लगाएं, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉफिट होता तो आगे भी दे देता, राइट। लॉस होता तो आगे लिखा होता एड लॉस या लेस प्रॉफिट, राइट। तो कुछ भी नहीं दिया है तो आप ऑप्शन अपना बी करेक्ट आंसर रख सकते हैं। विच आइटम इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, कौन सी ऐसे आइटम हैं जो कॉस्ट के पार्ट हैं? टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग है टैक्स की, ये कॉस्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी प्रोविजन है, ये भी कॉस्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉस्ट इन प्रेजेंट, लेकिन बैड डेट्स कॉस्ट हो गई। ठीक, बैड डेट्स एक लॉस है और ये डूब चुका, अमाउंट जो नहीं मिल पाएगा, तो आंसर आपका होना चाहिए डी। और क्वेश्चन नंबर 22 है पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट इंक्लूड। पास्ट कॉस्ट को का पोस्टमार्टम इंक्लूड करता है किसमें? पास्ट कॉस्ट का पोस्टमार्टम हो जाता है कहाँ पर? भाई कॉस्ट अकाउंटिंग है तो हम प्राइमरी से लेकर के आखिरी तक कॉस्ट अकाउंट में ऐड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कॉस्ट को देखते ही नहीं हैं, तो पोस्टमार्टम कहाँ हो सकता है? फाइनेंशियल में। मैनेजमेंट अकाउंट तो जो हमने डिसीजन लेने हैं उसके लिए किन किन
इंटीग्रेंट्स की इसेंशियल्स होगी, किन किन आइटम्स की, किन किन रिजल्ट्स की आवश्यकता होगी, वो सभी रिजल्ट्स हम मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। ठीक, तो पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट कहाँ पर? फाइनेंशियल अकाउंट में ख़त्म हो जाती है, यानी आंसर आपका बी सही है। विच अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन? प्राइस फिक्सेशन के लिए कौन सी अकाउंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग? देखिए बच्चों, हर जगह पर प्राइस की ज़रूरत होती है, सभी जगह पर प्राइस की ज़रूरत होती है। कॉस्ट के बाद में मैनेजमेंट अकाउंट आता है। फाइनेंशियल अकाउंट को भी मैनेजमेंट अकाउंट ही डिसीजन लेता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करने के बाद भी मैनेजमेंट अकाउंट ही डिसीजन लेता है। अब आप समझिए कि मैनेजमेंट अकाउंट कॉर्पोरेट के बाद, फाइनेंशियल के बाद, कॉस्ट के बाद। ठीक, तो विच अकाउंट हेल्प्स इन प्राइस फिक्सेशन? तो प्राइस को फिक्स करने में कौन सा अकाउंट हेल्प करेगा? तो हमें मैनेजमेंट अकाउंट हेल्प करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट जो प्रेजेंट टाइम की कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बेसिस पर क्या फ्यूचर में प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, हाउ कैन यू मिनिमाइज योर कॉस्ट, इसके लिए हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट अकाउंट से आप प्राइस को फिक्स करने के लिए देख सकते हैं। और वैसे तो प्राइस सभी जगह पर अपने आप मेंटेन किया जाता है। कॉस्ट अकाउंट जब आप करते हैं तो कॉस्ट में भी प्राइस, अभी आप टेंडर में अपना प्राइस निकाले थे। ठीक, लेकिन प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंटरफेरेंस होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंट आपका आंसर होगा बी। कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोजिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज क्या डिस्क्लोज करता है? कॉस्ट टैक्स पॉलिसी डिस्क्लोज करता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म डिस्क्लोज करता है, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करता है, या प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉब्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्क्लोज करता है। तो देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट टैक्स नहीं करती है कैलकुलेशन। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन जो फाइंड आउट किया जाता है वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉब्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। तो आंसर डी होना चाहिए आपका 24 का डी। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कॉस्ट असर्टेनमेंट बिल्कुल इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कॉस्ट टोटल यहीं पर किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ओवरहेड्स होता है, ओवरहेड्स अभी आपको हमने समझाया कि वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स रिलेटिंग टू योर वेरियस डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड्स होते हैं वो सभी कॉस्ट अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, जो कंप्लीट है। इसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल भी है, कॉस्ट असर्टेनमेंट भी है और ओवरहेड भी है। द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सबसे पुराना, अभी भी आपको बताया कि आधारशिला है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या है? आधारशिला है, जिसको मिस्टर ल्यूकस पैसियोली ने बनाया था। और हमारा इसके पहले भी इंडियन सिस्टम चल रहा था, उस इंडियन सिस्टम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट है। और इंडियन सिस्टम के ही बेसिस पर आगे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पर आए, और डबल एंट्री सिस्टम को ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक, तो ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी कॉस्ट अकाउंट आप पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंट भी पढ़ा दिया आपको। आगे देखें, इनकम डिटरमिन्ड बाय, इनकम कहाँ से डिटरमिन किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। देखो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कॉस्टिंग पीएल से हम केवल कॉस्ट की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट कभी प्रॉफिट नहीं बताता है,
बल्कि फोरकास्ट करता है कि इतना प्रॉफिट हो सकती है, ये काम करूं तो इतना हो जाएगा, ऐसा हम करेंगे तो ये हो सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए, अपनी प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम बैठ कर के एनालिसिस करते हैं और डायग्नोज करने के लिए वेरियस सैंपल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाल कर लेकर के आते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इनकम डिसाइड नहीं करता है। कौन सा इनकम डिसाइड करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपका आंसर होना चाहिए सी। अब देखिए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन से कास्ट का पार्ट होगा। देखो प्रोसेस तो हो नहीं सकता, मशीन रेट हो नहीं सकता, बैच कास्टिंग होगा। क्या होगा, बैच कास्टिंग। अभी आप पीछे मल्टीपल कास्टिंग भी पढ़े, ऑटोमोबाइल मल्टीपल कास्टिंग में था, बैच कास्टिंग में आपका टॉय मैन्युफैक्चरिंग आना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स टू एसरटेन द कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों कॉस्ट पर यूनिट तो कहाँ पर आएंगे, कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने सिंगल आउटपुट में पढ़ा, जहाँ पर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक, तो कहाँ विच मेथड इज फॉर अकाउंटिंग हेल्प्स टू एसरटेन कॉस्ट पर यूनिट। मशीन रेट, मशीनरी की 1 घंटे की यूज की क्या कॉस्ट होगी, उसे मशीन रेट कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट तो हो ही नहीं सकता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट है, वो तो एग्रीगेट प्रॉफिट या एग्रीगेट लॉस, एग्रीगेट सेल्स, एग्रीगेट परचेज ये बताता है। ठीक, तो कहाँ पर यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आंसर आपका होना चाहिए डी। विच आइटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, प्रोडक्टिव अकाउंटिंग ये तो पार्ट है भाई, क्योंकि प्रोडक्शन जो हम करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ही पार्ट में होता है। मशीन कॉस्टिंग ये भी होता है। इनकम टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स क्या है, हमें देना है, पे करना है। कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट इसके रहने पर या इसके हटने पर कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉस्ट, ये भी एक मेथड ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको 30 MCQ क्वेश्चंस कॉस्ट अकाउंटिंग के बताए हैं, विच आर हैविंग अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर योर एग्जामिनेशंस। इनके एक्सप्लेनेशंस को 2 या 2 से ज़्यादा बार आप देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है ये MCQ ना भी आए, इसके अलावा अगर और कोई भी आ जाता है तब भी आप उसके ऑप्शंस को करेक्ट करने में अपने आप को सफल पाएंगे। थैंक यू।